नमस्कार, लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता और आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प फैसलों का विश्लेषण। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे पुलिस गवाहों के बयानों में विरोधाभास एक एनडीपीएसपी केस का रुख बदल सकता है और क्यों एक कमर्शियल मुकदमा शुरू करने से पहले मध्यस्थता अनिवार्य है। तो चलिए, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का लीगल पॉइंट। पहला केस, पुलिस की कहानी में झोल। एनडीपीएस केस में अभियुक्त बरी। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की। केस का शीर्षक हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राम सिंह। केस संख्या क्रिमिनल अपील संख्या 355/2015। फैसले की तारीख 29 अगस्त 2025। बेंच माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा। यह मामला नशीले पदार्थों की बरामदगी से जुड़ा है। पुलिस पार्टी गश्त पर थी जब उन्होंने एक व्यक्ति राम सिंह को देखा जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को 3 किलो 250 ग्राम चरस और 100 ग्राम अफीम मिली। मामला ट्रायल कोर्ट में गया, लेकिन स्पेशल जज ने राम सिंह को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पुलिस गवाहों के बयानों में बहुत अधिक विरोधाभास थे और जांच के दौरान किसी भी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया गया था। राज्य ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में कोर्ट ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। पुलिस गवाहों का साक्ष्य। कोर्ट ने कहा कि केवल पुलिस अधिकारियों की गवाही पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उनकी गवाही भरोसेमंद और विश्वसनीय होनी चाहिए। इस मामले में पुलिस गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास थे, जैसे कि मौके पर कैमरा था या नहीं, वाहन कैसे आया गया और दस्तावेज कहाँ तैयार किए गए। इन विरोधाभासों ने अभियोजन की कहानी को बेहद संदिग्ध बना दिया। स्वतंत्र गवाहों की अनिवार्यता। कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि एनडीपीएसपी जैसे गंभीर मामलों में जब स्वतंत्र गवाह उपलब्ध हों तो उन्हें जांच में शामिल करना आवश्यक है। इस केस में जांच अधिकारी ने माना कि मौके से कई वाहन गुजरे थे और पास में एक गांव भी था, फिर भी किसी स्वतंत्र गवाह को शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह अभियोजन के केस के लिए घातक साबित हुआ। शक बनाम सबूत। हाई कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक न्यायशास्त्र का एक सुनहरा नियम है कि शक कितना भी गहरा क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और राज्य की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब अभियोजन का मामला विरोधाभासों से भरा हो और स्वतंत्र गवाहों का अभाव हो, तो अभियुक्त को बरी करना ही एकमात्र संभव दृष्टिकोण था। दोस्तों, यह केस हमें सिखाता है कि जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। दूसरा केस, जज की टिप्पणी पर हाई कोर्ट की रोक, प्रोसिक्यूटर को मिली राहत। अब चलते हैं हमारे अगले केस की ओर, जो न्यायिक मर्यादा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा है। केस का शीर्षक संदीप कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य केस संख्या क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 1289 2024। फैसले की तारीख 29 अगस्त 2025। बेंच माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह। याचिकाकर्ता संदीप कुमार एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। उन्होंने एसएससी एसटी एक्ट के तहत एक मामले में जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट चार्जशीट की जांच की और उसमें कुछ कमियां बताईं। बाद में जब यह मामला ट्रायल में गया तो स्पेशल जज ने अभियुक्तों को तो बरी कर दिया, लेकिन अपने फैसले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां कर दी। जज ने यह तक कह दिया कि प्रोसिक्यूटर ने सबूत बनाने की कोशिश की हो सकती है और उनके खिलाफ जांच का आदेश भी दे दिया। प्रोसिक्यूटर ने इन टिप्पणियों को हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिए बिना ही
उनके खिलाफ गंभीर टिप्पणियां कर दीं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन था। न्यायिक संयम। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायाधीशों को अपने फैसलों में संयम बरतना चाहिए और अनावश्यक अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए जब तक कि यह केस के निर्णय के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो। टिप्पणियों को हटाने की शक्ति। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे निचली अदालतों द्वारा की गई अनुचित और हानिकारक टिप्पणियों को हटाने की अंतर्निहित शक्ति है, ताकि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और पेशेवर जीवन की रक्षा हो सके। हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ की गई सभी प्रतिकूल टिप्पणियों को फैसले से हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणियां अनुचित, अनावश्यक और बिना सुनवाई के की गई थीं। तीसरा केस, अंतिम बहस में संशोधन की मांग। कोर्ट ने कहा, बहुत देर हो गई। हमारा अगला मामला सिविल प्रक्रिया से जुड़ा है, जो यह बताता है कि मुकदमेबाजी में समय पर सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। केस का शीर्षक, भान सिंह मृतक और अन्य बनाम ठाकुर सिंह और अन्य केस संख्या, सिविल रिवीजन संख्या 135 2006। फैसले की तारीख 29 अगस्त 2025। बेंच। माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर। यह मामला एक वसीयत को लेकर था। वादी ने 1998 में एक मुकदमा दायर कर वसीयत को फर्जी बताया था। मुकदमा कई सालों तक चला और जब 2004 में मामला अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध हुआ, तो वादी ने अपने वादपत्र प्लेंट में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया। वह एक नई दलील जो देना चाहता था कि पक्षकार गद्दी नामक आदिवासी जनजाति से हैं और उन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को अत्यधिक विलंब और उचित परिश्रम ड्यू डिलिजेंस की कमी के आधार पर खारिज कर दिया। इसी आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में यह रिवीजन याचिका दायर की गई थी। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 6 नियम 17। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल शुरू होने के बाद वादपत्र में संशोधन की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पार्टी उचित परिश्रम के बावजूद इस मामले को पहले नहीं उठा सकी। यह एक अनिवार्य शर्त है। उचित परिश्रम का अभाव। वादी यह समझाने में पूरी तरह विफल रहा कि वह इस तथ्य को पहले क्यों नहीं उठा सका, जबकि वह शुरू से ही जानता था कि पक्षकार आदिवासी समुदाय से हैं। केवल उचित परिश्रम के बावजूद जैसे शब्दों का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। मुकदमे की प्रकृति में बदलाव। कोर्ट ने यह भी पाया कि प्रस्तावित संशोधन मुकदमे की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देता, जो अंतिम चरण में स्वीकार्य नहीं है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए रिवीजन याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए इस तरह के विलंबित आवेदनों को खारिज करना उचित है। अगर आपके पास भी कानून से जुड़ा कोई सवाल है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को अपने आने वाले वीडियो में शामिल करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। चौथा केस, कमर्शियल मुकदमा। पहले, मध्यस्थता अनिवार्य। हमारा अगला केस कमर्शियल कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान से संबंधित है, जिसे जानना हर व्यवसायी के लिए आवश्यक है। केस का शीर्षक, जायडस वेलनेस प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम करनाल फूड्स पैक क्लस्टर लिमिटेड और अन्य केस संख्या ओएमपी संख्या 644 2025। फैसले की तारीख 29 अगस्त 2025। बेंच। माननीय न्यायमूर्ति अजय मोहन घोयल वादी कंपनी, जो ग्लूकॉन डी ट्रेडमार्क की मालिक है, ने प्रतिवादियों के खिलाफ ग्लूकोज डी जैसे भ्रामक रूप से समान निशान का उपयोग करने के लिए ट्रेडमार्क उल्लंघन का एक कमर्शियल मुकदमा दायर किया। वादी ने तत्काल अंतरिम राहत, अर्जेंट इंटरिम रिलीफ की भी मांग की, लेकिन वादपत्र से ही यह पता चला कि वादी को इस उल्लंघन की जानकारी अप्रैल 2023 से, यानी मुकदमा दायर करने से लगभग 2 साल पहले से थी। प्रतिवादी ने यह कहते हुए वादपत्र को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि वादी ने कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की धारा 12A के तहत अनिवार्य मुकदमा पूर्व मध्यस्थता प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन का पालन नहीं किया है। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट धारा 12A।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान अनिवार्य है। कोई भी कमर्शियल मुकदमा जिसमें तत्काल अंतरिम राहत की आवश्यकता नहीं है, बिना मुकदमा पूर्व मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी किए दायर नहीं किया जा सकता। तत्काल अंतरिम राहत का अपवाद। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तत्काल राहत की दलील मध्यस्थता से बचने का एक बहाना नहीं होनी चाहिए। अदालत को यह जांचना होगा कि क्या तात्कालिकता वास्तविक है। इस मामले में चूंकि वादी 2 साल से उल्लंघन के बारे में जानता था, इसलिए उसकी तात्कालिकता की दलील को विश्वसनीय नहीं माना गया। वादपत्र को खारिज करना। जब कोई मुकदमा कानून द्वारा वर्जित हो तो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया जा सकता है। इस मामले में धारा 12A का पालन न करने के कारण मुकदमा कानून द्वारा वर्जित था। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार कर लिया और वादी के वादपत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वादी ने अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करने की कोशिश की, जो स्वीकार्य नहीं है। पांचवां केस। दैनिक वेतन भोगी को मिला वर्क चार्ज का दर्जा, पर आर्थिक लाभ हुए सीमित। यह अगला मामला हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा है। केस का शीर्षक हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम हमीला देवी केस संख्या LPA संख्या 186 2025। फैसले की तारीख 29 अगस्त 2025। बेंच माननीय मुख्य न्यायमूर्ति G.S संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति रंजन शर्मा। प्रतिवादी हमीला देवी 2017 में एक दैनिक वेतन भोगी बेलदार के रूप में नियुक्त हुई थीं। उन्हें 2017 में नियमित किया गया। उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की कि उन्हें 8 साल की सेवा पूरी करने पर यानी 2008 से वर्क चार्ज का दर्जा दिया जाए। एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें पिछले 3 वर्षों के आर्थिक लाभों के साथ वर्क चार्ज का दर्जा देने का आदेश दिया। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील में गई। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। वर्क चार्ज दर्जे का अधिकार। डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सूरजमणि केस का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 8 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वर्क चार्ज दर्जे के हकदार हैं। इस अधिकार को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वर्क चार्ज कैडर को समाप्त कर दिया गया है। आर्थिक लाभ काल्पनिक बनाम वास्तविक। कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। उसने कहा कि वर्क चार्ज का दर्जा पिछली तारीख से दिया जाएगा, लेकिन इससे जुड़े वित्तीय लाभ केवल काल्पनिक नोशनल होंगे। इसका मतलब है कि उनकी वेतन निर्धारण, पे फिक्सेशन और पेंशन लाभों की गणना उसी तारीख से की जाएगी, लेकिन उन्हें पिछले वर्षों का कोई बकाया अरियर्स नहीं मिलेगा। जजमेंट इन रेम। कोर्ट ने कहा कि सूरजमणि केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जजमेंट इन रेम है, जिसका अर्थ है कि यह सभी समान रूप से स्थित कर्मचारियों पर लागू होता है। राज्य कुछ कर्मचारियों को लाभ देकर दूसरों को मना नहीं कर सकता। डिवीजन बेंच ने राज्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने हमीला देवी के वर्क चार्ज दर्जे के अधिकार को तो बरकरार रखा, लेकिन एकल न्यायाधीश के 3 वर्षों के आर्थिक लाभ देने के आदेश को संशोधित कर केवल काल्पनिक लाभ देने का निर्देश दिया। छठा केस। मध्यस्थता रुकी। हाई कोर्ट ने बढ़ाया मैंडेट। अब एक नजर आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता कानून से जुड़े एक मामले पर। केस का शीर्षक कुशल चंद बनाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य केस संख्या। आर्बिट्रेशन केस संख्या 290 2025। फैसले की तारीख 28 अगस्त 2025। बेंच माननीय न्यायमूर्ति रंजन शर्मा याचिकाकर्ता भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल था, जो 2024 में शुरू हुई थी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुसार कार्यवाही एक निश्चित समय सीमा के भीतर समाप्त होनी चाहिए। जब यह समय सीमा समाप्त हो गई तो मध्यस्थ ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया, जिससे उनका मैंडेट समाप्त हो गया। याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ का मैंडेट बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर किया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम धारा 29A। इस धारा के तहत कोर्ट के पास किसी भी पक्ष के आवेदन पर और पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर
मध्यस्थ का मैंडेट बढ़ाने की शक्ति है, भले ही मूल समय सीमा समाप्त हो गई हो। पर्याप्त कारण: कोर्ट ने पाया कि कार्यवाही में विलंब याचिकाकर्ता की गलती के कारण नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक कारणों से हुआ था। चूंकि विलंब के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं था, इसलिए मैंडेट का विस्तार करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद था। हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली, मध्यस्थ के कार्यवाही स्थगित करने के आदेश को रद्द कर दिया और मध्यस्थ के मैंडेट को 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया, ताकि वे कार्यवाही पूरी कर सकें और एक अवार्ड पारित कर सकें। दोस्तों, अगर कानूनी प्रक्रियाएं आपको जटिल लगती हैं, तो चिंता न करें। लीगल पॉइंट का उद्देश्य ही कानून को आप तक सरल भाषा में पहुंचाना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 7वां केस: प्रेम पत्रों ने खोली बलात्कार के आरोप की पोल। हमारा अगला केस एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर है, जिसमें हाईकोर्ट ने साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। केस का शीर्षक: हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम माम राज केस संख्या, क्रिमिनल अपील संख्या 266, 2015, फैसले की तारीख 29 अगस्त 2025। बेंच: माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा अभियोक्त्री ने अभियुक्त पर आरोप लगाया कि उसने 2011 में 3 अलग-अलग मौकों पर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए, उसे जान से मारने की धमकी दी और जाति आधारित टिप्पणियां की। हालांकि जांच के दौरान अभियुक्त को अभियोक्त्री द्वारा लिखे गए 40 प्रेम पत्र भी मिले। ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया। राज्य ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस: अभियुक्त्री के साक्ष्य का मूल्यांकन। कोर्ट ने स्वीकार किया कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त्री की गवाही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह भी कहा कि अगर उसकी कहानी अविश्वसनीय और तर्क के विपरीत हो, तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मामले में अभियोक्त्री घटना की तारीख, महीना या साल तक नहीं बता सकी। साक्ष्यों का विरोधाभास: अभियोक्त्री के आरोप और उसके द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। प्रेम पत्रों से कहीं भी यह नहीं लगा कि वे किसी दबाव में लिखे गए थे। इसके अलावा कथित घटनाओं के बाद अभियुक्त को अभियोक्त्री के भाई की शादी में खाना बनाने के लिए बुलाया गया था, जो अभियोजन की कहानी को और भी अविश्वसनीय बनाता है। एसएससी एसटी एक्ट के तहत आरोप जाति आधारित टिप्पणी के आरोप भी अस्पष्ट थे। अभियोक्त्री यह नहीं बता सकी कि वास्तव में क्या शब्द कहे गए थे। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा और राज्य की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ अपना मामला संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। 8वां केस: पहली गैर हाजिरी पर गैर जमानती वारंट। हाई कोर्ट ने कहा, यह गलत है। और अब आज का आखिरी केस, जो जमानत और वारंट जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित है। केस का शीर्षक: धीरज कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य केस संख्या, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 1059, 2024। फैसले की तारीख 29 अगस्त 2025। बेंच: माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह याचिकाकर्ता, जो आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में जमानत पर था, एक निश्चित तारीख को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सका, क्योंकि उसके वकील ने छूट का आवेदन दायर नहीं किया था। यह उसकी पहली गैर हाजिरी थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने तुरंत उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया और उसकी जमानत और जमानत बांड रद्द कर दिए। जब याचिकाकर्ता ने वारंट को वापस लेने के लिए आवेदन किया, तो कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। इन आदेशों के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस: वारंट जारी करने का क्रमिक दृष्टिकोण। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि अदालतों को किसी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पहले समन, फिर जमानती वारंट और अंत में यदि आवश्यक हो तो गैर जमानती वारंट। वारंट का उद्देश्य: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वारंट का प्राथमिक उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि उसे दंडित करना। जब याचिकाकर्ता स्वयं अदालत में पेश हो गया था, तो वारंट वापस लेने के उसके आवेदन पर
विचार किया जाना चाहिए था। मनमाना आदेश, पहली ही गैर हाजिरी पर बिना कोई कारण दर्ज किए सीधे गैर जमानती वारंट जारी करना और जमानत रद्द करना एक मनमाना कार्य है और यह अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत बहाल कर दी और कहा कि निचली अदालत ने प्रक्रिया का पालन किए बिना यंत्रवत रूप से काम किया। तो दोस्तों, यह थे आज के कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मामले। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा होगा। लीगल पॉइंट पर हमारा प्रयास है कि हम कानून की जटिल दुनिया को आपके लिए आसान बनाएं। आपकी इस यात्रा में हमें आपके साथ की आवश्यकता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप भविष्य में किन कानूनी विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प मामलों के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।